नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 2024 में आप अपने निवेश से बेहतर मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ सही जगह निवेश करना होगा बल्कि टैक्स बचाने पर भी फोकस करना होगा। और इसके लिए जरूरी है आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग को भी शामिल करें। आज मनी गुरु में हम बताएंगे कैसे आप टैक्स बचत के साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हमारे साथ आपकी टैक्स प्लानिंग के लिए दो खास एक्सपर्ट्स भी हैं। टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन जी और सुनील गर्ग साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत नव वर्ष की हम बधाई देना चाहते हैं। 2023 से और भी कई गुना बढ़कर साल 2024 सबके लिए निवेश के लिहाज से अच्छा रहे, इसी कामना के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं। और मैं वेद सर आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि अब क्योंकि साल की शुरुआत है, हर कोई चाहता है कि ना सिर्फ निवेश अच्छा हो बल्कि ऐसा निवेश हो जो कि टैक्स एफिशिएंट भी हो। अब आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग नए फाइनेंशियल ईयर की टैक्स प्लानिंग पुराने फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हैं, जो कि अभी शायद लोगों ने करना शुरू किया होगा क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म्स देने हैं, टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग करनी है और वो लास्ट मिनट की जो फिर हबड़ दबड़ होती है उसमें कई बार लोग गलत निवेश भी कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये शुरुआत से ही प्लानिंग हो, इसलिए उसके स्मार्ट प्लानिंग टिप्स कुछ देने जरूरी हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे वेद जी समझना ये चाहती हूँ कि हमने जिस तरीके से इंडिकेशंस देखे हैं पिछले बजट में, जो न्यू टैक्स रजीम है उसको डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बनाया गया। मतलब अगर आपको नया ओल्ड टैक्स सिस्टम में जाना है तो आपको बाकायदा उसको चूज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल सर इस फाइनेंशियल ईयर में जितना हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब नए टैक्स सिस्टम, नए टैक्स रिजीम को लेकर सर आकर्षण कितना बढ़ा है? देखिए, नए टैक्स रिजीम में आकर्षण आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जैसे वित्त मंत्री जी ने जब घोषणा की थी लास्ट ईयर, आपने देखा होगा कि अब 7 लाख रुपए तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और अदरवाइज आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन में रहती है। तो जो आपको छूट मिलती थी निवेश करके ये करने से, तो वो उन्होंने सारी छूट आपको 7 लाख रुपए के अंदर दे दी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल जो आ रही है कि जिन लोगों ने निवेश की कमिटमेंट पहले की हुई है या जिन लोगों ने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, जैसे आपने कहा निवेश करना जरूरी है, सेविंग करनी जरूरी है, उनके लिए अभी भी पुराना रजीम अट्रैक्टिव लगता है तो बहुत सारे लोग उसी में निवेश करते हैं। तो अभी जो डाटा जो इंडिकेशन आ रही है कि इसमें ये क्या मानना पड़ेगा कि न्यू रिजीम में अभी उस लेवल का एनकरेजमेंट नहीं आ रहा जितना लेवल का एनकरेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि छूट के अंदर और एक समय लगेगा। क्योंकि सरकार का ऐसा क्या मानना है कि हम एक डिडक्शन या रिलीफ या एग्जेम्पशन लेस रजीम को लेकर आए और इसीलिए उन्होंने बेसिक थ्रेशोल्ड को 7 लाख रुपए तक लगा दिया लाके, क्योंकि आपको निवेश नहीं करना पड़े और आपके हाथ में परचेजिंग पावर बनी रहे और आप निवेश करें तो अपनी जरूरत के हिसाब से करें, लेकिन इस पर टैक्स की छूट को देखकर ना करें। ये मेनली मुद्दा सरकार का बना हुआ है। तो इसमें अभी मुझे लगता है समय है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी पुराने रजीम में हैं। बाय एंड लार्ज जितने सैलरी टैक्स पेयर्स हैं जिनको एचआरए मिलता है, जिनको पीएफ की डिडक्शन करानी पड़ती है, जिसके मेडिक्लेम का डिडक्शन मिलता है, ये इन्वेस्टमेंट की डिटेल है, ये सभी के लिए छूट अभी पुराने वाले रजीम का बेनिफिट है और उसी में निवेश ज्यादा हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे आकर्षण बढ़ रहा है, लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा फायदा है। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा पेच यहां पर आता है जो आपको एटीसी की छूट मिलती है, जिसके लिए आप पूरे अपने फाइनेंशियल ईयर में प्लानिंग करते हैं, जिसकी हम चर्चा भी करने वाले हैं और जिसका बेस ही होता है कि आप जो नौकरी पेशा है वो टैक्स बचत वाला निवेश कैसे करें। वो जो पूरा जो आधार है वो नए टैक्स रिजीम में मोस्टली नहीं है, मतलब नहीं ही है। और एटीसी के जो बेनिफिट्स है वो आपको पुरानी टैक्स रिजीम में ही मिलते हैं। और जैसा वेद सर भी बता रहे हैं कि आपने अगर हाउसिंग लोन ले रखा है, आपका एचआरए आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको तो पुराना टैक्स रिजीम ही लेना पड़ेगा क्योंकि नए टैक्स रिजीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऐसे में सुनील सर, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एटीसी उस मैजिकल उस ब्रैकेट की बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा नौकरी पेशा अभी टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं, उसमें सर्वाधिक फायदा अभी मिल रहा है। तो क्या कहां कहां पर सबसे ज्यादा टैक्स बचत का फायदा अभी इस मोमेंट पे
गोइंग फॉरवर्ड इस साल 2024 में लोग उठा सकते हैं? देखिए स्वाति, जब से नया टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट हुआ है, आपको पता होगा, अब जो असेसमेंट ईयर 24-25 होगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको नया टैक्स रिजीम होगा। अब आपको पुराने रिजीम में जाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा। और अभी भी जो अट्रैक्शन है, जहां पर कमिटमेंट्स है, क्योंकि एटीसी में जहां इन्वेस्टमेंट है तो साथ में एक्सपेंसेस भी है, जैसे एजुकेशन फीस है। और सरकार ने जब 5 लाख से 7 लाख किया, मतलब ओल्ड रिजीम में आपको पता होगा कि 5 लाख रुपए की इनकम है तो 12.5 लाख की छूट मिल जाती है 87A में, और उसमें 2 लाख और दे दिया। तो बेसिकली उनका पर्पज था कि एटीसी और एनपीएस की छूट को आप क्लेम अगर नहीं कर रहे हैं तो आप एट पार आ जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा इसके अलावा बहुत सारी छूट, बहुत सारी डिडक्शन और अवेलेबल होती है, जैसे हाउसिंग लोन की 2 लाख की छूट है। उसके अलावा मेडिक्लेम की छूट है, मेडिकल इंश्योरेंस की छूट है, एजुकेशन लोन की छूट है। एजुकेशन लोन की छूट पूरे ब्याज पे मिलती है आपको। दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में आपने मकान लिया, पहली बार बायर है तो उसकी छूट मिलती है। दिव्यांगों को अलग छूट मिलती है, एटीयू में छूट मिलती है, एटीजी में छूट मिलती है, सेविंग इंटरेस्ट के ब्याज की छूट मिलती है। तो जो नटसेल में बात ये है कि 15 लाख का जो स्लैब सरकार ने प्रपोज किया था, अगर हम उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालें तो अभी भी 3,75,000 रुपए का ब्रेक इवन आता है। यानी अगर आप अपनी डिडक्शन को 3,75,000 रुपए से ज्यादा छूट क्लेम कर रहे हैं तो आपको ओल्ड रिजीम में फायदा है। और बेसिकली जो एम्प्लॉइज है, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, उनको तो अभी भी ओल्ड रिजीम ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि एचआरए बहुत बड़ा कंपोनेंट है उनकी सैलरी का। और आपको पता होगा नई रिजीम में उसकी छूट भी नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि अभी भी जो अट्रैक्शन बना रहेगा, ओल्ड रिजीम में बना रहेगा सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, और दूसरे क्लास के लोग हैं वो शायद नई रिजीम में अब आ जाए। ओके। अब क्योंकि हम नए साल की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं वेद सर, अब जब अप्रैल से, अब जब ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसमें जब डिसाइड करने का समय आता है कि आपको पुरानी टैक्स रिजीम लेनी है या नई टैक्स रिजीम लेनी है, अब जैसे एग्जाम्पल दिया सुनील जी ने भी कि आपको ये निर्धारित करना है कि आप कहां पर कितना बचा रहे हैं। डेफिनेटली आपके अगर देनदारी है एचआरए की या हाउसिंग लोन, आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली आपको फायदा तो लेना ही पड़ेगा एटीसी का, उसमें जो तमाम बेनिफिट्स होते हैं। पर तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जब टैक्स रिजीम चुनने की सर बात आती है, तो नए फाइनेंशियल ईयर से एक टैक्स पेयर को, एक नौकरी पेशा को किन बातों का ध्यान में रखते हुए टैक्स रिजीम को चुनना चाहिए? अब देखिए, टैक्स रिजीम को जब आपको चुनना है तो आपको अपनी जो इनकम है और जो आपका निवेश का जो ऑब्लिगेशन है, उन दोनों को बैलेंस आउट करना है। जैसे सुनील जी अभी बता रहे थे कि अगर आपका निवेश एचआरए मिल रहा है आपको, सपोज करिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, और जिसपे आपको 30% एचआरए मिलता है, और जो 60,000 रुपीज के हिसाब से सालाना 7,20,000 हो गया आपको, और उसमें आपको 10% पे या 15% की वैल्यू के करके टैक्स लगेगा 10% सैलरी का, तो आपको एक बहुत बड़ी छूट मिलती है इसके अंदर एचआरए मिलने की। अब आप नए रिजीम में चले जाएंगे तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि एचआरए नए रिजीम में एग्जम्पशन नहीं आती है इसके बारे में। तो ये डिपेंड करता है कि अब जिनके एम्प्लॉयर अगर आपको आज की डेट में एचआरए देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, नहीं देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं। इसके विपरीत अगर कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है तो वो नए रजीम और पुराने रजीम में बराबर है, क्योंकि दोनों में परक्विजिट की वैल्यूएशन सेम वैल्यू से लगेगी और होती है। तो आज की डेट में अगर मैं किसी को टैक्स प्लानिंग का अगर कोई इंडिकेशन दूं कि आप टैक्स की छूट भी ले जाएं और आप नए रजीम में चले भी जाएं, तो तरीका यह है कि आप अपने एम्प्लॉयर को कहें कि साहब अपना एचआरए विड्रा करके आप मुझे एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दीजिए, और उसकी वैल्यू 10% मेरी सैलरी की या 15% सैलरी की वैल्यू में जोड़ दीजिए। वो एक आपको टैक्स में आ सकता है। तो ये एक तरीका है जो आपको सोचने का तरीका कर सकता है कि आपको क्या करना है। अब इसी तरह से अगर आपने सपोज करिए आपने कोई मकान लिया हुआ, हाउसिंग लोन चल रहा है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है आप इस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं और आपको 2 लाख रुपए की छूट मिलती है। तो अब नया वित्तीय वर्ष जब शुरू होगा तो आपको लग रहा है कि जब मुझे 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट तो पे करना ही है और मुझे इसमें छूट भी मिलेगी और मुझे इसमें बेनिफिट है, तो नेचुरली आप पुराने रजीम में ही चलना चाहेंगे। बाय डिफॉल्ट आप पुराने रजीम को चूज करेंगे, इसको नहीं ऑप्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन काटता ही है, और आपको लगता है कि आपकी प्रोविडेंट फंड की या फ्यूचर की सेविंग की इन्वेस्टमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा हिस्सा है, या फिर आप सोचते हैं कि कुछ कैपिटल मार्केट में भी निवेश करना चाहिए ताकि उसकी फ्यूचर की ग्रोथ अच्छी आएगी, और वो निवेश उस स्कीम में किया जाए जो एलिजिबल है एटीसी के लिए, तो स्वाभाविक है आप उसमें करेंगे।
इसी तरह से जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें भी आज की डेट में बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इसका पैसा भी कुछ मार्केट में जो लगता है और उसके ऊपर निवेश से जो पेंशन मिलती है, तो आप अपने फ्यूचर बेनिफिट देखते हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है और आपका जो स्ट्रक्चर है उस फैमिली का स्टेज पे, ये उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा कि आप पुराने रजीम में रहेंगे या नए रजीम में। मेरा ऐसा मानना है कि जो नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, जो नई जॉब ले रही है, जिनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई यंग जो है, वो शायद न्यू रिजीम में जाना प्रेफर करें, क्योंकि वो शायद सेविंग नहीं करना चाहे और जितना उनकी सैलरी मिलती है उनको खर्चा करना चाहे और टैक्स भी कम लगे। लेकिन जो पुराने एम्प्लॉयज हैं, जिनकी एज मिडिल एज के ग्रुप है, 35+ या 40+ में, जिनका ऑलरेडी ऑब्लिगेशन चल रहा है, हाउसिंग की जरूरत है, जिनको बच्चों की एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन लोन लेना जिसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और इस तरह मेडिक्लेम, क्योंकि ऐसे से एज बढ़ती है तो आपको मेडिकल के ऊपर भी खर्चा करने की जरूरत पड़ती है, तो आप नेचुरली मेडिकल इंश्योरेंस भी कराएंगे, मेडिक्लेम जिसके कराने के लिए वो छूट भी मिलेगी। इसी तरह से आपको सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो छूट मिलती है वो भी मिल सकती है, उसके नाम की आती है। जो आप चंदा देते हैं मंदिर में, किसी में कहीं जाने का आने का, वो भी ATG की छोटी स्कीम मिलती है। तो स्वाभाविक है जब इन सब बातों को ध्यान करेंगे तो आपको लगता है कि ओल्ड रजीम में रहने की जरूरत है। लेकिन आप यंग हैं और आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसा लोन लिया हुआ हाउसिंग लोन है, ना मेरे बच्चों का कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है, तो स्वाभाविक है आप उसमें नई स्कीम में जाना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कहे हैं कि हो सकता है जो कि अब जो नई जनरेशन जो कि वर्कफोर्स में ऐड हुई है, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो आप क्यों ना न्यू टैक्स रेजिम एंजॉय करें। पर जो एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाने की बात होती है, जिसका बेनिफिट ATC में लिया जाता है, स्पेशली सुनील सर, जो हम देखते हैं कि कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आपको 1.5 लाख का जो निवेश का जो ATC में फायदा लेना है, इसलिए वो निवेश कर दिए जाते हैं। जैसे कई लोग बेतहाशा LIC पॉलिसी ले ली, उसमें प्रीमियम क्योंकि उसमें फायदा मिलता है तो आप पॉलिसी ही ले ली, और कई जो एजेंट्स है वो पॉलिसी बेचते भी इसलिए हैं कि आपका जो ATC का ब्रैकेट है कम से कम वो उसका फायदा मिल जाए। ELSS हम देखते हैं यूजुअली जो जनवरी से मार्च तक का महीना होता है उसमें ELSS जो फंड्स होते हैं उनमें काफी अच्छा निवेश आता है, क्योंकि वहां पर फायदा लोगों को होता है। तो अगर मानिए कोई न्यू टैक्स रेजिम में गया भी है, जो वो पैसे बच रहे हैं, मानिए आप ओल्ड टैक्स में जो बचाते थे, लेकिन न्यू टैक्स में जो पैसे बच रहे हैं, जो आप निवेश नहीं कर रहे हैं, उसका क्या कर सकते हैं, उससे टैक्स प्लानिंग कैसे की जा सकती है? नहीं, बेसिकली तो न्यू टैक्स रिजिम का मतलब है कि अगर आप पैसे आपका जो बच रहे हैं आप उनको खत्म कीजिए, कंज्यूम कीजिए, आप अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाइए। बेसिकली तो सरकार का मतलब था कि आपकी जेब में ज्यादा पैसा होगा, आप इकोनॉमी को ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा उसमें खर्चा करेंगे। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट में भी लेकर सरकार ने बहुत बहुत सारे पेच डाल दिए। आपको पता होगा पिछले वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अब LIC जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसमें कह दिया कि 5 लाख ज्यादा प्रीमियम है अगर आपका, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा जब आपकी उसकी रिसीट्स आएगी। इसी इसी तरह से PF में कह दिया था कि आप 2.5 लाख ज्यादा जमा करवाएंगे तो उसके ब्याज पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको यूलिप की जो स्कीम थी उसमें भी कहते हैं 2.5 लाख ज्यादा अगर आप जमा करवा रहे हैं तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स के पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट तो अब आपको अपनी नॉर्मल रिटर्न्स के हिसाब से देखनी पड़ेगी कि मेरे को नॉर्मल रिटर्न्स कहाँ आनी है, वो म्यूचुअल फंड में आनी है, या जैसे अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक स्कीम सरकार की अभी बंद हुई है 28-29 दिसंबर को। एक अच्छी स्कीम है, हमेशा सरकार वो करती है कि इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। या सुकन्या समृद्धि योजना पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से फालतू कर दिया। तो अब आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको प्लान करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को। खाली टैक्स के हिसाब से आप अगर प्लान कर रहे हैं, जो पहले हम सोचते थे कि दोनों हाथों में लड्डू हैं हमारे, तो वो शायद वो सीन नहीं रहा सरकार की तरफ से। अब ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग प्लान कीजिए, अपने टैक्स को अलग प्लान कीजिए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सुनील जी, क्योंकि हम हमेशा टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टैक्स सेविंग के लिहाज से करते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम का मतलब ही ये है कि जो इकोनॉमी में जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाया जाए। अगर हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो स्पेंड भी ज्यादा करेंगे लोग। अब आपको इसलिए प्लानिंग अपने इन्वेस्टमेंट की अलग करनी है और टैक्स के हिसाब से अलग प्लानिंग करनी है। तो ये दो जो ढर्रे हैं उन दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। ब्रेक के बाद आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो आप वहां पर टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर पे, इस पर भी चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी देर में। बने रहिए हमारे साथ।
नए साल में टैक्स प्लानिंग टिप्स हम जान रहे हैं, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स वेद जैन और सुनील गर्ग हैं। वेद सर, जो लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड से मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए टैक्स हार्वेस्टिंग का भी एक तरीका होता है सर, टैक्स बचाने का। कितना कारगर है सर ये तरीका? देखिए, ये एक तरीका बड़ा अच्छा कारगर है। जो अभी आप डिस्कशन कर रहे थे कि निवेश करा जाए, अभी क्या है, एटीसी में एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करके आप उसी साल में टैक्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके हाथ से फंड चले जाते हैं और आपके वहाँ पैसे जमा हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। और क्योंकि जैसे पीपीएफ का बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एनएससी की भी बहुत लॉन्ग प्लानिंग है, एलआईसी का प्रीमियम की भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो छूट सरकार ने नई स्कीम में बिना आपकी इन्वेस्टमेंट के दे दी है। अब आपको, अगर आपके पास हाथ में पैसा है, अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट बनाएंगे या कोई इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी में लगाएंगे, तो जो इंटरेस्ट की इनकम है आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर उस पैसे को आप कैपिटल मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट आता है, जिसमें टैक्स रेजीम 1 लाख रुपए तक की सालाना इनकम एग्जम्प्ट है और 1 लाख से ऊपर पे 10% लगता है। तो आप जो पैसा आपको टैक्स में सेविंग हो रही है, जो आप निवेश नहीं करना चाह रहे, जैसे कि यंग जो नई जनरेशन आ रही है, उनको वो अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं और 1 साल से ज्यादा की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है, तो एक सालाना 1 लाख रुपए साल की एग्जेम्पशन मिलेगी। और 1 लाख से ज्यादा का निवेश होता है तो आपको उसके ऊपर 10% का ही टैक्स लगता है। तो आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें इक्विटी में, कि जहाँ पे गेन आएगा अच्छी कंपनियों में करें, और शॉर्ट टर्म के लिए इससे नहीं निकलें। और उस इक्विटी का जो गेन आता है, जब अगर उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहें तो आप 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं बड़े आराम से हर साल के लिए आपको की। और इसके अलावा अगर आप जो निवेश करते हैं वो ग्रोथ उसमें ज्यादा आएगी कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर। इसी तरह से आप इसी तरह की इन्वेस्टमेंट आप सिप जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर भी आप इक्विटी म्यूचुअल और ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में करेंगे तो उसकी भी बेनिफिट आपको लोअर रेट ऑफ टैक्स में भी आ सकता है, एडवांटेज आपको मिल सकता है इसके। और इसी बात पर मैं जोड़कर सुनील जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि टैक्स हार्वेस्टिंग में जब मुनाफा होता है तो आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार लॉस भी हो जाता है, तो कैपिटल लॉस की भी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। इसके फायदे क्या है जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग किया जाता है? नहीं, बहुत ही कारगर टैक्स प्लानिंग है। जैसे वेद सर ने अभी कहा, एक तो प्लानिंग यही है कि हर हर साल आप 1 लाख रुपए का मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लेते जाइए और वो टैक्स बचाते जाइए और उसको हाई रेट पे परचेज कर लीजिए। दूसरा, लॉस की हार्वेस्टिंग होती है। मान लीजिए आपको एक उसमें स्क्रिप्ट पे प्रॉफिट आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे पास किसी दूसरी स्क्रिप्ट पे लॉस है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको स्क्रिप्ट को बेच दीजिए, आपको लॉस बुक हो जाएगा और आपस में लॉस एडजस्ट हो जाएगा। बाकी आप अगले दिन उसको फिर खरीद दीजिए, तो जब अगली बार बेचेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा हुआ आएगा। दूसरा, आपको पता होगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आप मार्च में प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर मुझे कैपिटल गेन आ रहे हैं, लॉसेज आ मतलब प्रॉफिट आ रहे हैं मेरे कैपिटल गेन में, तो आप उसको लॉस से हार्वेस्ट कर लीजिए। आपकी जो भी जहां जिस स्क्रिप्ट में आपको लॉस आ रहा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग का गणित है जो कि हमने वेद सर और सुनील जी दोनों से सीखा है। सर, अंत में मैं दोनों एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ, अब चाहे कोई ओल्ड टैक्स रिजीम चुने या न्यू टैक्स रिजीम चुने, जो एक सर टैक्स प्लानिंग के जो हेल्दी टैक्स प्लानिंग होती है या जो उसके अच्छी आदतें होती हैं, वो साल की शुरुआत से ही किन बातों का, सर वेद सर मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, किन बातों का ध्यान रखे, जैसे हम कह रहे हैं ना कि मुनाफा भी कमाए और टैक्स भी बचाएं, ये दोनों जो पर्पस है वो सॉल्व हो? देखिए, जब साल शुरू होता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को, आपके जो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर है, बैंक बैलेंस शीट है, उसको प्लान करना है। अब आपको जो साल के शुरू में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सैलरी इनकम है तो कितनी आएगी, अगर कोई रेंट की इनकम है तो कितनी आएगी, और बैंक पे कितना आएगा और क्या टैक्स रेट पड़ेगा। उस समय आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप नई रजीम में आपको सूट ज्यादा करेगा या ओल्ड रजीम में करेगा, और आप उसकी एक टेबल बना के कंपेरेटिव टेबल बना सकते हैं। एक तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पता है कि नए रजीम और ओल्ड रजीम दोनों में जाके आप टैक्स इक्वलाइजेशन हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि 18 लाख रुपए के इनकम के बाद लगभग दोनों स्कीमें बराबर में चली जाती हैं। अगर 3,75,000 रुपए तक की मेरी सेविंग हो जाती है डिफरेंट फॉर्म में, 2 लाख रुपए की हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की, 1.5 लाख की एटीसी की, मेडिक्लेम वगैरह की मान के ये लग चलते हैं।
तो उसके बाद आपको ये प्लानिंग करनी है कि मुझे इनकम का कैसे प्लान करूं कि मेरी इनकम के ऊपर टैक्स मिनिमम आए। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन अगर आता है तो 10% का लगाते हैं, उसी की प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई आपके पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी एसेट्स है जिसको मैं कैश कर लूंगा तो जिस पर टैक्स नहीं आएगा, या एक में प्रॉफिट आएगा एक में लॉस आएगा, उसको मैं बराबर कर दूं ताकि इसको घुमा उभार कर किया जाता है। तो ये आपको एक शुरू में प्लानिंग करनी है। उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आप ये देखिए कि आपको एचआर में बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है या रेंट फ्री अकोमोडेशन में आ रहा है, वो अपने एम्प्लॉयर को आप परसुएट कर सकते हैं कि वो आपको एचआरए देने के बजाय रेंट अकोमोडेशन को अपने नाम में ले और आपको वो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपके हाथ में दे दे। इसी तरह से जो और भी बेनिफिट जो आपको प्लान करने हैं, तो शुरू में ही आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि निवेश का और इनकम का मैं कैसे उसको बैलेंस करके रहूं ताकि टैक्स मेरा मिनिमम हो सके। बिल्कुल। और सुनील सर, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि मानिए उन्होंने एक टैक्स रिजीम चुन लिया, क्या उसको बदलने का मौका उन्हें मिलता है अगले फाइनेंशियल ईयर में? कितनी बार बदल सकते हैं? क्योंकि कई बार न्यू टैक्स रिजीम चुन लिया, कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसके बाद घर खरीद लिया और एचआरए भी उनको क्लेम करना है, तो क्या वो पुराने टैक्स रिजीम में फिर से जा सकते हैं? ऐसी सुविधा उपलब्ध है हर साल? देखिए स्वाति, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सरकार ने सुविधा जरूर दी है कि अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, खाली सैलरी से इनकम है, तो आप ऑफ कोर्स हर साल आप चूज कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन जैसे 24-25 असेंबली ईयर में अब नया टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, और आपकी अगर बिजनेस इनकम है तो फिर आपको केवल एक मौका मिलेगा कि एक बार आप ओल्ड में रह जाइए, लेकिन जैसे ही आप नए में शिफ्ट करेंगे उसके बाद आप वापस उस पर नहीं जा सकते हैं। तो केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मौका है, बाकियों के लिए मौका नहीं है। और जहां तक सवाल है इन्वेस्टमेंट का और उसके प्लानिंग का, तो आपको टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स इवेजन नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप टैक्स इवेड करने शुरू कर दें। आप लॉस हार्वेस्टिंग से, या जैसे हमने 2-3 फार्मूले बताए हैं, जैसे सर ने बताए हैं, तो आप ऐसे उसको प्लान कर सकते बिल्कुल। तो कुछ स्मार्ट तरीके हैं टैक्स बचाने के। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके लिए नया टैक्स रिजीम फेवरेबल है या पुराना टैक्स रिजीम फेवरेबल है। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट होती है उस पे आपको आसानी से ये कैलकुलेशन मिल जाती है, कर सकते हैं, या फिर एक टैक्स प्लानर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेकर आप अपनी इस दुविधा को भी दूर कर सकते हैं। और काफी जो दुविधा है हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने तो दूर कर ही दी है आपकी, इसलिए बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। वे जैन सर आपका, सुनील गर्ग सर आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और लोगों की नए साल की टैक्स प्लानिंग के कुछ उन्हें टिप्स दिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।